विपक्षी एकजुटता में नीतीश कुमार नाराज हो गए। इस पर जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और इसे अफवाह बताया है और इसे दुष्प्रचार बताया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि बीजेपी की तरफ से ये दुष्प्रचार जानबूझकर करवाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस विपक्षी एकजुटता के मंच पर नाराज हो गए। पूरा घटनाक्रम क्या है, किस तरीके से जेडीयू ने अपना स्पष्टीकरण दिया, मैं आपको इस रिपोर्ट में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो जानिए खबर कैसे सामने आई। दरअसल विपक्षी एकजुटता के मंच पर जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक ये महत्वपूर्ण मौका था। 2 दिन की मेहनत थी, इससे पहले पटना में भी ये पूरा मंच सजा था। और अगर हम देखें तो इस पूरी विपक्षी एकजुटता की जो स्क्रिप्ट है वो सबसे शुरुआत में बिहार में लिखी गई, जब महागठबंधन का प्रयोग किया गया। बीजेपी के साथ सरकार में थे नीतीश कुमार, ये साथ छोड़कर वो अचानक से आरजेडी के साथ में गए, कांग्रेस को, वाम दलों को भी साथ में साध लिया। इन लोगों ने मिलकर सरकार बना ली। यहाँ से एक तरीके से फेज़ 1 की शुरुआत हुई थी। बाद में राहुल गांधी से मुलाकात की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे से समय लिया गया था, उनसे मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो दौर देखने को मिला इस विपक्षी एकजुटता का वो सामने आया। इसके केंद्र में भी नीतीश कुमार थे। कैसे? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, 2 ऐसे धड़े जो कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वो इस विपक्षी एकजुटता के मंच पर आ गए। इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। पहले पटना में वो साथ में लेकर आए, हालांकि आम आदमी पार्टी की अपनी कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन बाद में उनको सुलझा लिया गया और बेंगलुरु की विपक्षी एकजुटता की मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी दिखाई दी, खुलकर मंच पर आई, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद रही। उन लोगों को अवॉइड किया गया जिनके साथ में कांग्रेस के समीकरण बनते नहीं दिखाई दे रहे थे। उदाहरण से समझिए कि एक तरफ नवीन पटनायक से मुलाकात हो रही है, लेकिन जेडीएस को अलग रखा गया। केसीआर ने पहले पटना आकर मुलाकात की थी, तब से सुगबुगाहट शुरू हुई थी और फिर नीतीश कुमार ने जगह जगह जाना शुरू किया था। लेकिन केसीआर को बाद में फिर किसी मुलाकात में ना तो मीटिंग में बुलाया गया, ना ही नीतीश कुमार उनसे मिलने के लिए गए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत में वो लगातार लोगों से मुलाकात करते रहे। एक मैसेंजर की तरह उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत प्रभावी तरीके से निभाया। उनको पूरी उम्मीद थी कि संयोजक बनाया जा सकता, हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में जब मुंबई में बैठक होनी है तो उसमें उनका नाम सामने आए। अब विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आया बेंगलुरु की बैठक में, जहां पर विपक्षी दलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। पटना में 15 दल बैठे थे। इन नए दलों के साथ में एक नया नाम इंडिया दे दिया गया। इस नाम के साथ में असहमति सहमति ये चलती रही। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली उसमें ये कि नीतीश कुमार इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि इंडिया में एनडीए भी आ रहा था और वो चाहते थे कि कुछ अलग नाम रखा जाए। उन्होंने अपने सजेशंस भी रखे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा भी कि अगर सब लोगों की राय यही है तो फिर रख लीजिए। इसका मतलब वो बहुमत के साथ में गए यहाँ पर। लेकिन एक दूसरा मोर्चा जो था कन्वीनर वाला, कि कन्वीनर के चेहरे को स्पष्ट कर दिया जाए, वो काम नहीं हुआ बेंगलुरु में। ऐसा उम्मीद थी। हालांकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी स्पष्ट कर चुके कि महाराष्ट्र में इस पर भी फैसला कर लिया जाएगा। सीटों का बंटवारा अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसलिए 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और वो फिर इसको तय करेंगे। तो इस तरीके की कई विचार विमर्श हुए हैं। बड़ी फ्रूटफुल बताई जा रही है बेंगलुरु की बैठक। लेकिन नीतीश कुमार के लिहाज से देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए यहाँ पर बहुत कुछ नहीं था। बेंगलुरु पूरी तरीके से कांग्रेस मजमा एक तरीके से लूटने में कामयाब रही। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि बेंगलुरु में मेज़बानी कांग्रेस कर रही थी, सोनिया जी यहाँ पर मौजूद थी और कांग्रेस का ये पूरा आयोजन था। इसमें प्रोमिनेंटली मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी हर मोर्चे पर मुस्तैद दिखाई दिए। लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनको भी बड़े मौके मिले। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, निजी तौर पर मैं खुद लालू प्रसाद यादव को सुनना चाह रहा था, क्योंकि पिछली बार भी मजमा वो लूट ले गए थे जब पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो हंसी मजाक, उनका पुराना अंदाज बहुत समय बाद सामने देखने को मिला। तेजस्वी, मनोज झा, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये लोग बैठक में पहुंचे थे। इनकी तस्वीरें आई। पहले बात करते हुए तेजस्वी ने ये कहा भी था कि विपक्षी एकजुटता का मंच जो है ये बरकरार रहेगा। बहरहाल अब इस पर स्पष्टीकरण कैसे आया जनता दल यूनाइटेड का और क्या वजह पड़ी? साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लालू यादव, नीतीश कुमार नहीं दिखाई दिए तो प्रश्न खड़े हुए। फिर आरजेडी की तरफ से तो खैर सोशल मीडिया पर काफ़ी इसके बारे में लिखा गया, तो ये मान लिया गया कि उनकी व्यस्तताएं हो सकती है, जैसा खड़गे जी ने अपने बयान में भाषण में बोला भी था। उन्होंने कहा इन लोगों की फ्लाइट्स थी इसलिए जल्दी जाना पड़ा इनको। लेकिन इसके बाद में बड़ा मसला यह आया कि जेडीयू की तरफ से कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। सवाल गहराने लगा, क्या नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं? समन्वयक का नाम या इंडिया नाम, इनमें से किसी बात पर उनकी नाराजगी हो सकती है? क्या कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिससे नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी? बहुत सारे इसके कयास लगने लगे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इस पर स्पष्ट वक्तव्य देते हुए कह दिया कि ये एक दुष्प्रचार है जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ किया जा रहा है।
नीतीश कुमार तो इस विपक्षी एकजुटता के केंद्र में हैं। उन्होंने इन प्रयासों की शुरुआत की थी। ऐसे में इस तरह का संदेह करना भी गलत है। ये पूरी तरह से भ्रामक है, ये पूरी तरह से दुष्प्रचार है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब उन्हें इंडिया के लिए वोट मांगना चाहिए और मैदान छोड़ देना चाहिए। यहाँ इंडिया से उनका तात्पर्य था वो नया नाम जो यूपीए को या फिर इस विपक्षी एकजुटता के मंच को दिया गया है। इंडिया नाम को लेकर सहमति असहमति की बात तो जैसा मैंने आपको बताया रिपोर्ट में कि पहले भी सामने आई और नीतीश कुमार इससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन फिर जब मेजॉरिटी इस बात को चाहती है तो वो उन्होंने इस पर विरोध नहीं किया। तो इस बात से उनकी नाराज़गी होगी, ये किसी को हजम नहीं होगा। अब लेकिन क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खुद कहा जा रहा है कि उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, दुष्प्रचार है, तो इस बात को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। बड़ा सवाल फिर भी यही खड़ा होता है कि नीतीश कुमार खुद मीडिया के सामने क्यों नहीं आए, जनता दल यूनाइटेड ने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ ट्वीट क्यों नहीं किया और ये या कुछ भी किसी प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं लिखा गया। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बैठक से पहले सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली इसको प्रमोट किया जा रहा था, विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही। ऐसा नहीं कि इनएक्टिविटी थी वहाँ पर, वहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा था जनता दल यूनाइटेड के खेमे में। बिहार की सियासत समझने जैसी है। ललन सिंह को लेकर भी कई सवाल खड़े होते रहे और इस बारे में भी उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से मजबूती के साथ में अपनी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ पर जब फूट की बात आई थी तब एक दो धड़ों में चीज़ें बढ़ती दिखाई दे रही थी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्या महाराष्ट्र जैसा कुछ खेल बिहार में हो सकता था, इस बात की आशंका थी और इसी आशंका के चलते नीतीश कुमार अलग हो गए थे और उन्होंने आरजेडी के साथ में मिलकर, कांग्रेस के साथ में मिलकर एक महागठबंधन का प्रयोग फिर से किया। प्रयोग पहले भी हो चुका है लेकिन ज़्यादातर उनका साथ एनडीए के साथ में रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो है वो बीजेपी के करीब रही थी, सरकार भी चलाते रहे अभी लंबे समय तक। अब सुशील मोदी लगातार उन पर हमलावर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बिल्कुल अपने स्टैंड को बदल दिया। जो आरजेडी के खिलाफ हमलावर थे वो अब बीजेपी के खिलाफ हमलावर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं एक बार फिर कि उनकी राजनीति किस तरफ जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आखिरी पल में वो कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं, इसीलिए इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि क्या वो नाराज हो गए तो क्या तीसरे फ्रंट के लिए जा सकते हैं, कोई और दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में क्या समीकरण बनेंगे, उनकी पार्टी के आरजेडी में विलय की बात हो रही, वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, उनको केंद्र की राजनीति में लाने के बहुत सारे कयासों का बाजार बिहार की सियासत में चलता रहा। बिहार महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, बड़े राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और राजस्थान, मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। लेकिन ये राज्य जहां पर क्षेत्रीय दलों का ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है वो 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी का जोर चलता दिखाई दे रहा है तो वहां पर उनको सपोर्ट करेगा विपक्षी एकजुटता का ये मंच। उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देती है क्योंकि मायावती ने इससे दूर रहने की बात कही, अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो स्पष्टता यहां पर समाजवादी पार्टी को। अब बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में कौन मजबूत होगा? बिहार में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना चाह रही है। नीतीश कुमार के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, राजनीति को ऐसे समझिए, बेशक वो मुख्यमंत्री हैं, बेशक उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी विपक्षी एकजुटता की, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का हश्र बहुत अच्छा नहीं है। उनकी सीटें लगातार घटी हैं, वोट प्रतिशत लगातार घटा है, जो उनके लिए चिंताजनक है। और राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर तो यहां तक कह चुके हैं कि जिस तरीके से वो अदला बदली का एक खेल खेलते रहते हैं उससे जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता में लगातार कमी आई है। बेशक वो संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाते हैं हर बार। अब नीतीश कुमार की असली चिंता यह है कि चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो जनता के बीच में वो किस तरीके से जाएंगे। आरजेडी के लिहाज से देखें तो तेजस्वी को विधानसभा चुनाव में तो हाथों हाथ लिया गया था, सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरे और वो भी तब जबकि लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक्टिव नहीं थे। तो तेजस्वी यादव को भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार उनके साथ खुद को ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं? क्या आरजेडी भी इसमें कंफर्टेबल होगी? किस तरह के समीकरण बनेंगे? बिहार की सियासत में भी बड़े सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कोई बड़ा समीकरण या जिस तरीके की सरकार अभी देखने को मिल रही है उसको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि ये सारी चीजें चुनाव के पहले ही निर्धारित होती हैं, सीटों के बंटवारे पर डिपेंड करती हैं। देखना होगा कि आगामी दिनों में जो मुंबई में बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहता है। ललन सिंह तो इसको दुष्प्रचार बता चुके हैं, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, विपक्षी एकजुटता का मंच सजाने वाले नीतीश कुमार ये बातें कह चुके हैं, बीजेपी की साजिश इसको करार दे दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इस पर क्या कहते हैं, आगामी बैठक में वो किस तरह से शामिल होते हैं, क्या उनको समन्वयक बनाया जाएगा, इससे पहले कांग्रेस उनसे कुछ बातचीत करेगी या बातचीत की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जैसे कुछ प्रश्न हैं जो अब भी खड़े हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।